थोड़ी सी चीज़ें फिर से रिकॉल करूँगा बिकॉज़ वो चीज़ें आज के सेशन में हमें यूज़ आएँगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे मैं बता देता हूँ। हम पढ़ रहे थे पॉलीमॉर्फिज़्म और पॉलीमॉर्फिज़्म के दोनों टॉपिक्स हमने देखे थे। तो पॉलीमॉर्फिज़्म के कौन से 2 टॉपिक्स हमने देखे थे, तो वो क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले तो। तो पॉलीमॉर्फिज़्म के हमने कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म देखा था, जो कि डे 14 के अंडर में आता है, ठीक है? अब डे 14 में सिर्फ पॉलीमॉर्फिज़्म ही नहीं है, साथ-साथ में ऑब्जेक्ट क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्लास को समझने के लिए कल के फंडे फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, मतलब लास्ट वाला सेशन में जो भी फंडे हुए थे, उनको फिर से रिकॉल। अब ये कौन से फंडे में मैं बात कर रहा हूँ? ये फंडे वही है, अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। फिर से एक बार उन चीज़ों को मैं रिकॉल करूँगा, देन फिर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉरी ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताऊँगा। ऑब्जेक्ट जो क्लास है जावा में ऑब्जेक्ट करके नाम की ही एक क्लास है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम की एक क्लास है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। माय ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट है, 66 कर देता हूँ और फिनिश। अब यहाँ पे फिर से हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस बनाऊँगा जो एक दूसरे की चाइल्ड क्लासेस रहेंगे, ठीक है? तो बेसिकली मैं इनहेरिटेंस यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ। सपोज़ क्लास का नाम देता हूँ माय क्लास ए। लास्ट टाइम भी बनाई थी अगर आपको याद होगा। अब इसी क्लास के अंदर चलो एक काम करते हैं कि मैं टेस्ट क्लास बना देता हूँ और इस क्लास को भी टेस्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करता हूँ, अलग-अलग क्लासेस बनाने से अच्छा। बिकॉज़ जिससे एक ही फाइल में रहेगा तो हमें ऊपर-नीचे देखने में कन्वीनियंस होगा, नहीं तो मुझे साइड बाय साइड देखना पड़ेगा, ठीक है? और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और मैं एक ही फाइल के अंदर 3 क्लासेस बनाऊँगा। किस तरीके से? डायरेक्टली डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इनसाइड द अनदर क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ माय क्लास ए। अब एक क्लास बना ली और एक क्लास बना लेता हूँ क्लास माय क्लास बी। अब माय क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रही है, मतलब माय माय क्लास बी जो है वो चाइल्ड है ए का। कैसे दर्शाऊँगा, कैसे दिखाऊँगा? मैं एक्सटेंड करूँगा माय क्लास ए से। अगर जब मैं माय क्लास ए से एक्सटेंड करता हूँ तो क्या होता है? माय क्लास ए के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो माय क्लास बी को मिल जाती है। फिलहाल के केस में तो कोई कंडीशन है नहीं, बट अभी हम उसमें थोड़ी-सी कंडीशन दिखा देते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कंडीशन इन द सेंस कुछ डेटा दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ए क्लास के अंदर ए, सपोज़ इसमें रख दिया मैंने 10। माय क्लास बी के पास भी कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। सो माय क्लास बी के पास बी एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैंने रख दिया 20। मतलब अगर देखा जाए तो माय क्लास बी से मैं ए की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, बी की भी। क्यों? बिकॉज़ इनहेरिटेंस। टेस्ट करके चेक करते हैं। चलो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ माय क्लास बी का ऑब्जेक्ट। तो बी का बी। तो क्या ये ऑब्जेक्ट बन गया? नहीं। दिस इज़ अ रेफरेंस। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये रेफरेंस है। अगर मैं इससे कॉल करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, सपोज़ दिस आउट एंड मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे? बी डॉट सपोज़ ए डेटा मेंबर या फिर बी डेटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज़ ये क्या बोल रहा है? देखो, द लोकल वेरिएबल मे नॉट बी इनिशियलाइज्ड। वो बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ है, इसके अंदर डेटा आया ही नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? कैसे होता है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू जब लगाते हैं और फिर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तब जाके ये चीज़ होती है। यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएट कर दिया माय क्लास बी इक्वल्स टू न्यू एंड माय क्लास बी। सेव करते हैं और रन करके टेस्ट करते हैं और आपको नज़र आएगा कि हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? पैरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट और यहाँ पे वही हुआ है। हमने क्या किया? इनहेरिट किया, तो इनहेरिट करने से क्या हो गया? इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसको मिल गई और इसके ऑब्जेक्ट से मतलब क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हम क्लास ए की भी डेटा मेंबर्स मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अभी फिलहाल के केस में हमने डेटा मेंबर्स को कॉल किया। नेक्स्ट इनहेरिटेंस करते तो और क्या मिलता है? हमें मिलता है अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। व्हाट इज़ एन अपकास्टिंग एंड व्हाट इज़ डाउनकास्टिंग? चेक करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए अगर दोनों क्लास के बीच में इज़ अ रिलेशनशिप है,
इज अ रिलेशनशिप इन द सेंस इनहेरिटेंस अप्लाई किया है तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में कल कल के क्लास में भी यही सिखाया था। पेरेंट क्लास के रेफरेंस में आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे पेरेंट क्लास का मैं एक रेफरेंस बना रहा हूँ, सपोज एक्स, सपोज ये हो गया एक्स, तो आप इसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हो। आप ऐसे करके लिखो, राइट, आप बी क्लास का बी बना के फिर बी को डालो, या तो फिर आप न्यू करके डालो, चलेगा। दोनों चीज सेम ही है, दोनों जो दर्शाते हैं वो क्लास बी के ऑब्जेक्ट ही दर्शाते हैं। तो ये चीज तभी पॉसिबल है अगर वो इनहेरिटेंस अचीव कर रहा है तो। अगर इनहेरिटेंस अचीव नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस मतलब एक्सटेंड कीवर्ड हटा दूं, क्लास हटा दूं, देन यू कैन सी आप ये चीज नहीं कर सकते हो। मतलब हमने ये तो सीख लिया कि देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि पेरेंट क्लास, अगर पेरेंट क्लास सपोज ए है ना, हमने डिसाइड किया पेरेंट क्लास इज ए, क्लास ए, माय क्लास ए, एंड एक और क्लास बनाई थी चाइल्ड क्लास। ठीक है, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, नो इश्यू। तो कंसेप्ट ये बोलता है अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रख सकते हो। ये है उसका पॉइंट, पॉइंट यही है। अच्छा, बट रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन इन द सेंस इनहेरिटेंस होना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस है तो ही पॉसिबल है, अगर इनहेरिटेंस हट गया तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप नहीं रख सकते किसी भी क्लास के रेफरेंस के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सटेंड लगा देता हूँ और देखते हैं हाँ सच में ऐसा है क्या। देखिए यू कैन सी, मतलब यहाँ पे हमें ये चीज सब पता चलती है कि हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो चीज समझ गई कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। यस, अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास की। ऑब्जेक्ट नाम की है एक क्लास है। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट क्लास की एक प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड पहले से बनाई है, यू कैन सी। ये कौन से पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ऑब्जेक्ट करके एक क्लास प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा है द क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट क्लास ऑफ द क्लास हिरार्ची। रूट क्लास मतलब सर सबसे पहली क्लास। अगर मैं बात बोलूँ जावा की, तो जावा का सबसे बड़ी पेरेंट क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। तो मतलब जितनी भी क्लासेस है वो सभी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हुई है। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जितनी भी क्लासेस आप बनाते हो या फिर पहले से बनी बनाई होती है, वो सारी की सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है every class has object as a superclass. All object including array, implementation and the method of this class. सारा आप कुछ भी डिक्लेयर करो, वो सारी की सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे इनहेरिट हो रही है, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है। अब इस चीज को प्रूव भी करना पड़ेगा, ऐसे ही तो बोल के तो नहीं हो जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो माई क्लास ए की और माई क्लास बी की पेरेंट क्लास है। अब ये बोल दिया तो ऐसा थोड़ी होगा, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा उस चीज को। तो मैं देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस बनाता हूँ। प्रूफ कैसे करेंगे कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करके ट्राई करेंगे। तो पेरेंट क्लास का ओबीजे बना रहा हूँ, ओबीजे बनाओ, पी बनाओ, डी बनाओ, सी बनाओ, वो कुछ भी बनाओ, वो तो रेफरेंस है। और रेफरेंस का काम है ऑब्जेक्ट को होल्ड करना। एक तो खुद क्लास का, सेम क्लास का, मतलब जैसे मैं अगर ऑब्जेक्ट क्लास का ही बना दूं तो उसने ये होल्ड करना चाहिए खुद के क्लास का ऑब्जेक्ट, या तो फिर उसके पेरेंट क्लास का सॉरी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करना चाहिए। तो टेस्ट करते हैं। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करता हूँ, एंड यू कैन सी। अब देखो मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश किया और जो पी बनाया था ऑब्जेक्ट क्लास का, उसने होल्ड कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट क्लास माय क्लास ए की भी पेरेंट क्लास है। बट सर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो कुछ हमने एक्सटेंड वगैरह नहीं किया है। देन हाउ इट्स पॉसिबल। आप लिखो या ना लिखो, जेवीएम आपके बिहाफ पे यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख देता है ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए जावा में आप कोई भी अगर क्लास बनाते हो तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास से ही इनहेरिट होती है। मतलब सर ये जो है वो जो क्लास है, यस, वो जो क्लास है वो क्या एक्सटेंस है माइक ऑब्जेक्ट क्लास से, तो आंसर है यस। और ये डायरेक्टली एक्सटेंड है, डायरेक्टली एक्सटेंड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास से। सर बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैंने बताया ना जेवीएम वो काम कर दिया।
बट अगर आप मैन्युअली लिखते हो, अगर आप मैन्युअली एक्सटेंड करते हो ऑब्जेक्ट क्लास को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं, तो भी कोई इशू नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट भी एक्सटेंडेड है, आप लिख भी दोगे मैन्युअली तो भी वो एक्सटेंड है। अच्छा, अब ये तो समझ गया कि माय क्लास ए डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो हमने कैसे प्रूफ किए? हमने क्या कर दिए, पैरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख के देखे और वो चीज पॉसिबल हुई, मतलब ये चीज तो मतलब है। अच्छा, अब ये चीज समझ में आ गई। अब ये चीज को मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, अब लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, इसलिए मैंने हटा दिया। अब दूसरी बात समझते हैं कि माय क्लास क्या बी का ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रख सकता होगा? यस, आंसर है यस। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे और एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास माय क्लास सी, एंड यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड माय क्लास बी। अब यहाँ पे एक मैंने मल्टी लेवल वाला कंसेप्ट यूज किया है। अब यहाँ पे कोई डेटा मेंबर वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बस डायरेक्टली आपको रेफरेंस के अंदर रखना दिखा रहा हूँ। तो देखिए, हमने ये तो सीखा है कि जो भी पेरेंट होता है, जैसे पेरेंट कौन है, सी का पेरेंट्स कौन है, बी है, एंड बी का पेरेंट कौन है, ए है। तो हमें तो पता है कि माय क्लास सी का जो ऑब्जेक्ट है वो माय क्लास बी के अंदर मैं रख सकता हूँ, करके दिखा भी देता हूँ। चलो टेस्ट करते हैं। माय क्लास बी के रेफरेंस में, सपोज बी के रेफरेंस एच बना देता हूँ और इसके अंदर न्यू करके माय क्लास सी का ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिए दिस इज पॉसिबल, आप ये कर सकते हो, बिकॉज माई क्लास बी इज अ पेरेंट ऑफ माई क्लास सी। बट क्या ग्रैंड पेरेंट के घर पे हमारा चाइल्ड रख सकते हैं? यस, आंसर इज यस, बिकॉज डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली माई क्लास ए जो है माई क्लास सी का पेरेंट ही है, वो तो ग्रैंड पेरेंट कहलाएगा। तो यस, आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल बनाओ, उसका रेफरेंस बनाओ और आप ट्राई करके देखो, आपको दिखेगा कि हाँ आप रख सकते हो। यू कैन सी मैं सी का रेफरेंस ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज याद रखिए, कितने भी पेरेंट्स हो, अगर वो पेरेंट्स है तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डेफिनेटली रख सकते हो, पर डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। क्यों रख पा रहे हो? बिकॉज इनडायरेक्टली अगर माई क्लास बी एक्सटेंड नहीं होता ए से, फिर नहीं कर सकते थे। यू कैन सी, नीचे वाला देखो डायरेक्टली, यू कैन सी आप ये चीज नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं माई क्लास ए एक्सटेंडेड था बी से, इसीलिए बी को ए की प्रॉपर्टी मिली, मतलब इनडायरेक्टली सी को भी ए की प्रॉपर्टी मिली। सर एज अ प्रूफ हम क्या करते, डब्ल्यू जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है? माई क्लास सी का, भले रेफरेंस ए क्लास का है बट माई क्लास सी का है। अब यहाँ से डब्ल्यू से ए को कॉल करने की कोशिश करते हैं, एंड यू कैन सी दिस इज पॉसिबल, क्योंकि क्या है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चाइल्ड को जाती है, और यही चीज यहाँ पे दिख रही है। नॉर्मली नॉर्मल रियल वर्ल्ड में भी यही होता है कि ग्रैंड प्रॉपर्टी, सॉरी, ग्रैंड दादा की या फिर दादा के दादा के दादा की भी अगर प्रॉपर्टी है, तो कहीं न कहीं से वो प्रॉपर्टी के हिस्सेदारों में हम भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो। ऐसी नहीं तो बात बोलने की बात नहीं, बट अगर है तो कहीं न कहीं पापा के पापा से या फिर अपने पापा से हमें वो जायदाद में हक मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें वही नज़र आ रहा है। इसीलिए अगर ऑब्जेक्ट क्लास इस क्लास की भी पेरेंट क्लास है, तो इनडायरेक्टली इनकी भी पेरेंट क्लास कहलाती है। तो मैं क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट, क्लास सी का भी ऑब्जेक्ट, मतलब जावा में जितनी भी सारी क्लास है उन सभी क्लासेस के ऑब्जेक्ट मैं ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस में रख सकता हूँ। और ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो इसीलिए डिफाइन की थी उन लोगों ने कि आप कोई भी टाइप का उसके अंदर डेटा रख सको। आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ न्यू सभी क्लासेस का, और मैं आपको रिलेशन दिखा देता हूँ। अगर मैं माई क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बाकी चीजें डिलीट कर देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास में अगर मैं माई क्लास, ये अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ बाद में, माई क्लास ए का ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो रख सकता हूँ, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओबीजे भी एक पेरेंट क्लास का रेफरेंस है और ये मेरा चाइल्ड क्लास है, तो ये डायरेक्टली रिलेशन है। बिकॉज यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास लिखा है, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास लिखा है। बट अगर मैं सी बी कर दूं, तो बी अगर कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वो इनडायरेक्टली है। क्यों? बिकॉज बी में ए इनहेरिट है और ए में कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट इनहेरिट है, तो इनडायरेक्टली बी के पास भी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास ऐसा करके इनहेरिट नहीं हो सकता।
बिकॉज जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है तो इंटरनली भी पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कैसे करके रिलेशन दिया, वो नॉर्मल से पेरेंट चाइल्ड का कंस्ट्रक्ट है। तो ये इनडायरेक्टली बी क्लास भी पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट है। यस, यहाँ पे माई क्लास बी एंड देन माई क्लास सी। सेव करके देखो, ये देखो माई क्लास सी भी है, तो ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, अब ये चीज हमें समझ गई। इस चीज को जहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखिए ये जो पोर्शन होता है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे देखो जो हाईलाइट किया है, फिर से मैं एक बॉक्स करके क्रिएट कर देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास सी का बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रेफरेंस कहलाता है। याद रखिए, मैं दूसरे कलर में कर रहा हूँ, भले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। इक्वल्स के सामने जो होता है दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस, मतलब ओ बी जे। यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो ये जो बंदा है ओ बी जे वो रेफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज अ रेफरेंस एंड एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ये है। ये जो चीज यहाँ से यहाँ तक दिख रही है ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है न्यू करके। अब ये चीज अगर आपको नहीं पता तो डे 1 में मैंने प्रूफ किया था, स्टिल मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। आउट, यहाँ पे देखिए मैंने ओबीजे को प्रिंट कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे ओबीजे प्रिंट करना मतलब उसको जो मेमोरी लोकेशन मिली है वो चीज प्रिंट करना। एंड यू कैन सी यहाँ पे दिख के आ रहा है वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो भी दिख के आएगा। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो माई क्लास सी का ऑब्जेक्ट है और उसको ये मेमोरी लोकेशन मिली है। तो मेमोरी लोकेशन मतलब ऑब्जेक्ट रहता है, इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो मतलब अगर मैं इसको हटाऊं ना तो एरर देगा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो सेव कर दो एंड यू कैन सी आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। तो फिर मैं इसके अंदर कुछ तो डालना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियलाइज अगर आपको एरर दिखाओ तो वो क्या बोलेगा। कोई भी वेरिएबल ऐसा बना ही नहीं सकते जावा में जिसमें आप वैल्यू ना इनिशियलाइज करो। द लोकल वेरिएबल ओबीजे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा। सपोज मैं डाल रहा हूँ नल, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं अगर रन करता हूँ तो यू कैन सी दिस इज नल, मतलब ये सिर्फ क्या है, रेफरेंस है, डब्बा है, खोखा है, सिर्फ उसके अंदर आप जो डालोगे वो रख लेगा। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। रेफरेंस मतलब सिर्फ सिंपल बॉक्स। इसको मेमोरी नहीं मिली है, इसको जगह ही नहीं मिली है। जब आप डेटा डालते हो कुछ असाइन करते हो उसके अंदर तब जाके उसको मेमोरी मिलती है और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। प्रूफ के लिए यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर तो नल डाला था, पर यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ। चलो मैं न्यू नया ही साउट क्रिएट करता हूँ। साउट तो नीचे वाले पे ध्यान देना। न्यू करके अगर मैं माई क्लास सी का ही मैं बना देता हूँ, माई क्लास सी का, तो ये दिस इज ऑब्जेक्ट। सेव करता हूँ और आप देखिए वो सेम आपको देखो दिखेगा। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट इसको बोला जाता है, ये तो रेफरेंस कहलाते हैं। दिस इज अ रेफरेंस, ठीक है। ओके, तो ये हमने ये सारी चीजें सीख ली। अब नेक्स्ट चीज, इस चीज को बोला जाता है अपकास्टिंग। अब ऑब्जेक्ट क्लास को एक्चुअली क्यों बनाया गया है? ऑब्जेक्ट क्लास को एक्चुअली इसलिए बनाया गया है, अगर आपके पास कोई मेथड है, आपके पास कोई चीज है जो कुछ डेटा देने वाली है और आपको नहीं पता कि वो किस फॉर्म में वो डेटा देने वाली है, तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस मतलब वेरिएबल कोई भी टाइप का डेटा रख सकता है। जैसे मैंने बनाया ओबी, अब ओबी जो है वो कोई भी टाइप का डेटा रख सकता है, बिकॉज ये सबसे बड़ी पैरेंट क्लास है और पैरेंट क्लास का यूज तो हम उसी के लिए करते हैं। तो सर सब भी टाइप का, यस सब टाइप का। यू कैन सी मैं यहाँ पे 10 रख सकता हूँ जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। मैं यहाँ पे 20 रख सकता हूँ, 20.2 रख सकता हूँ जो कि एक डबल और यू कैन से फ्लोट वैल्यूज है। यहाँ पे मैं एफ भी मेंशन कर दूं तो ये फ्लोट हो गया, बट स्टिल देर इज अ नो एरर। बट यहाँ पे इन टाइप का ए बना था तो वो वैसा नहीं करने देता था। इन टाइप का ए सिर्फ ए टाइप की ही वैल्यू रखने देता था। बट आप देखिए ऑब्जेक्ट क्लास का ओबीजे जो है वो कोई भी टाइप का डेटा रख सकता है। सर स्ट्रिंग टाइप का, यस आप कोई भी टाइप का डेटा यहाँ पे रख सकते हो, देर इज नो इशू। बिकॉज हमने अभी पढ़े कि पेरेंट क्लास है ये सभी क्लासेस की। पर सर ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हाँ भले ही आप यूज कर रहे हो उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी इम्प्लीमेंटेड जो चीजें हैं वो पेरेंट चाइल्ड क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास की। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्लास कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम हमें नहीं पता कि स्ट्रिंग जो क्लास है वो डायरेक्टली इनहेरिट हुई है इनडायरेक्टली, आई डोंट नो। बट कहीं ना कहीं से तो ऑब्जेक्ट क्लास उसकी पेरेंट क्लास कहलाती है, तभी जाके इस टाइप का हम फंडा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सर ये जो टेस्ट क्लास हमने यहाँ पे बनाई है जो भी किसी से एक्सटेंडेड नहीं है क्या, ये भी? यस ये भी। यू कैन सी, तो आपको शौक लगेगा कि यहाँ पे जाओ मैं सभी क्लासेस के ऑब्जेक्ट या फिर डेटा आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास में रख सकते हो। तो ये हैंडी हो जाता है अगर आपको नहीं पता
कि यार कौन से टाइप में डेटा आ रहा है, तो आप डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट क्लास में, हमेशा नहीं, अगर आपको पता है तो आप तो उसी उसी में टाइप कास्ट करोगे, बट पता नहीं है कि किस टाइप में आने वाला है, तो आप फिर इस तरीके का फंडा यूज कर सकते हो। ठीक है। अब अब ये चीज अगर समझी है तो थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी कवर करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रैक्टिकल। अब हम चलते हैं थ्योरी पोर्शन में, क्या बोलता है ऑब्जेक्ट क्लास, देखते हैं। The object class is a parent class of the all the classes in Java by default। तो जावा में ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो डिफॉल्ट में सभी क्लासेस का पेरेंट क्लास कहलाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, by default। In other words, it is a topmost class of Java। क्या बोला जाता है इसको, सबसे बड़ी पेरेंट क्लास है फिर टॉप मोस्ट क्लास इन जावा। The object the object class is beneficial if you want to refer मतलब reference, refer any object those type you don't know। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर रेफर कर सकते हो जिसका आपको टाइप भी ना पता हो, मतलब वो जो डेटा टाइप है किस टाइप का है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर सकते हो। नोटिस दैट पेरेंट क्लास रेफरेंस क्या बोल रहा है, नोटिस करो, याद करो, क्या याद करो बोल रहा है वो, नोटिस दैट parent class reference variable can refer the child class object। क्या कर सकता है बोल रहा है कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता है, नोन एज अ अपकास्टिंग, नोन एज अ अपकास्टिंग, जो पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रखते हो। मतलब फॉर एग्जांपल हम हमारे बच्चों को हमारे पापा के घर पे या फिर मम्मी के घर पे या फिर ग्रैंड पेरेंट के घर पे हम छोड़ते हैं, तो इस चीज को अपकास्टिंग बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अपकास्टिंग। लेट टेक अ एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहा है। देयर इज अ मेथड कॉल्ड नेम कॉल्ड एज गेट ऑब्जेक्ट। एक मेथड है गेट ऑब्जेक्ट। अब ये गेट ऑब्जेक्ट मेथड है, हमें नहीं पता किसने बनाई क्या बनाई, और इसका रिटर्न टाइप भी नहीं पता कि ये किस टाइप में हमें डेटा रिटर्न करेगी। अब जैसे कोई कोई मेथड होती है तो उनका तो पहले ही पता हो जाता है कि जैसे हम उसके ऊपर लेके जाए तो हमें पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, हम ये मेथड यूज कर चुके हैं और इनके ऊपर मैं लेके जाऊँ पॉइंटर तो बताता है नेक्स्ट इंट इंट में रिटर्न करेंगी, नेक्स्ट लाइन या फिर नेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग में रिटर्न करेंगे। बट यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक गेट ऑब्जेक्ट करके मेथड है और उसका रिटर्न टाइप नहीं पता हमें। द मेथड दैट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ तो रिटर्न करने वाला है ऑब्जेक्ट, बट इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, और हमें नहीं पता कि वो कौन से टाइप का करने वाला है। कैन बी ऑफ एनी टाइप, लाइक एम्प्लॉय का हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहा क्या, वी कैन यूज द क्लास रेफरेंस टू रेफर दैट ऑब्जेक्ट। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे हम उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है obj.obj, object.obj और यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट। अब ये कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं तो ना ऑब्जेक्ट क्लास तो होल्ड कर लेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास रेफरेंस है और ये सभी क्लासेस का चाइल्ड पेरेंट क्लास है तो वो होल्ड कर सकता है। द ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड सम कॉमन बिहेवियर। अब ऑब्जेक्ट क्लास को बनाया क्यों है, कुछ कॉमन बिहेवियर, मतलब सभी चाइल्ड क्लास को कुछ कॉमन बिहेवियर मिल सके। तो इसका मीनिंग मीनिंग इन द सेंस कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चीज पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करता हूँ, क्लास ए में क्लास बी में, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से क्लास सी जो है उन चीजों को यूज कर सकता है। मतलब ए के अंदर की जो प्रॉपर्टी, जैसे मैं यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी मतलब मेथड को मैं बना देता हूँ। सपोज अगर मैं माय क्लास ए के अंदर शो मेथड को डिक्लेयर करूँ, तो हमें तो ये पता है ना कि पेरेंट क्लास के अंदर मैं कुछ भी डिक्लेयर करूँ तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइल्ड क्लास को तो मिलता है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लोज कर दिया, लिख दिया हेलो वर्ल्ड, एंड यू कैन सी मैं सी क्लास के ऑब्जेक्ट से भी मैं उस मेथड को कॉल कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। यू कैन सी मैं यहाँ पे माय क्लास, अरे माय क्लास सी बना रहा हूँ एंड यहाँ पे कॉल करके कोशिश करते हैं, कॉल करके तो ओ बी डॉट शो एक्सटेंडेड है क्या, सेव, कहा गया, अच्छा हो गया, क्या रखा मैंने, अरे चलो अब इससे नहीं हो रहा है तो मैं, अरे हाँ गलत,
ओबीजी का रेफरेंस था, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट, हाँ तो ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो ओबी है ये अब माय क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस नहीं है। कौन से क्लास का है? माय क्लास सी का ही रेफरेंस है। और चाइल्ड से हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो टेस्ट करते हैं, शो एंड यू कैन सी, मैं ये कॉल कर सकता हूँ। अब ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज चाइल्ड क्लास है ये। चाइल्ड क्लास बी क्लास के अंदर की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, ए क्लास के अंदर की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, और इसके ऊपर भी कोई अगर पेरेंट क्लास होती तो उसकी भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे इसके ऊपर भी तो एक क्लास है, कहीं ना कहीं से इसके ऊपर भी तो क्लास है। तो कौन सी क्लास है? ऑब्जेक्ट क्लास है। तो अगर मैं नीचे से ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर की मेथड देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ। यू कैन सी, मैं डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे जितनी भी दिख रही है देखो, ए एंड बी, ये अगर मैंने, ये देखो मैं आपको मेंशन करके दे रहा हूँ, दिस इज ए। अरे वो तो चला गया, कोई बात नहीं। फिर से चलो, बिना एरो के आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ए एंड बी। तो ये ए किस क्लास का है? माय क्लास ए का है। और बी किस क्लास का है? माय क्लास बी का है। अब यहाँ पे बाकी मेथड्स देखो, जैसे इक्वल, गेट। हाँ की मैं अपने से एक एमबी बाकी है अभी। Next one is called as equals and get class, get hash code, get notify, notify all, show, to string, wait। ये जितना भी कुछ है ये कौन से क्लास का है? ऑब्जेक्ट क्लास का। और ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है? बिकॉज क्लास सी, माय क्लास सी जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्लास को भी इनहेरिट कर रही है बाय द माय क्लास ए। माय क्लास ए के थ्रू हुआ है। और इसके लिए मैं पेरेंट क्लास की ये भी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता हूँ, इसलिए बोला है ये कॉमन प्रॉपर्टी है सभी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है उसने, the object class providing some common behavior to the all the objects, such as object can be compared, object can be cloned, object can be notified। ये जो मेन पॉइंट्स है ये चीज यूज की जाती है। अब देखिए ये सारी के सारी चीजें तो जावा में मतलब एक साथ आप यूज नहीं करते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी टेक्नोलॉजीज, आप कौन सी इसमें जाओगे अभी इसके बाद, मतलब आप एडवांस जावा में जाओगे या फिर एंड्रॉइड में जाओगे, इसके अप्रोप्रिएट ये सारी मेथड आपको यूज होगी। सारी की सारी मेथड यूज नहीं होती, कुछ कुछ मेथड ही आपको काम में आएंगे। तो उन कुछ मेथड में से कुछ मेथड्स को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे पास है इक्वल्स मेथड। अब इक्वल्स मेथड हमने इसके पहले भी पढ़े हैं। आप बोलोगे सर हमने स्ट्रिंग क्लास के वक्त इक्वल्स मेथड पढ़ी थी। तो स्ट्रिंग क्लास की और ऑब्जेक्ट क्लास की ये जो इक्वल्स मेथड है टोटली दोनों डिफरेंट है। बिकॉज स्ट्रिंग ने इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड मारा था उस क्लास में, मतलब जब स्ट्रिंग क्लास बनाई जा रही थी तब उन्होंने इक्वल्स की जो फंक्शनलिटी थी वो चेंज कर दी थी स्ट्रिंग क्लास के अंदर। उन्होंने ऑब्जेक्ट क्लास की फंक्शनलिटी को सेम सिमिलरली नहीं रखे थे। इस चीज को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है वो है टू स्ट्रिंग मेथड, और लास्ट जो है वो है क्लोनिंग मेथड। अब इसके बाद अवेट मेथड और नोटिफाइड मेथड, ये आपको इन फ्यूचर के क्लासेस में नजर आएंगी, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली ऐसा नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तभी जाके मैं ये यूज कर सकता हूँ। तब तक के लिए ये चीज को स्टॉप करते हैं। लास्ट में एक मेथड बचती है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनलाइज मेथड। फाइनलाइज मेथड हम नहीं कॉल करते, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होती है, इसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो इसको इन्वोक कौन करता है, कॉल कौन करता है? इसको कॉल करता है गार्बेज कलेक्टर। अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाऊं, इज इन्वोक बाय द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर वो चीज है जो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होते हैं आपके इसमें तो उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। मतलब आपका क्लीनिंग प्रोसेस बोल सकते हो, कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट किए थे उन चीजों को क्लीनिंग पर्पस में, बिफोर ऑब्जेक्ट बीइंग द गार्बेज कलेक्टेड, मतलब डिलीट होने से पहले अगर कुछ क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस करना है तो वो चीज गार्बेज कलेक्शन के थ्रू होता है। तो याद रखिए ये तीन मेथड को याद रखना है। कौन सी? फाइनलाइज, क्लोन, इक्वल्स एंड टू स्ट्रिंग, चार मेथड सॉरी। और इन मेथड्स को भूलना नहीं, इनके ऊपर एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता ही होता है। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल्स। इक्वल्स कैसे काम करता है ऑब्जेक्ट क्लास में, और इक्वल्स कैसे काम करता है स्ट्रिंग क्लास में, और दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? वो पूछा जाता है कि इक्वल्स मेथड इट इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास एंड सेम स्ट्रिंग क्लास, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में? तो चलो देखते हैं। लेस देन 8 मिनट बचा है, ट्राई करूंगा कि ये वाला तो भी मेथड में कवर कर दूं, बाकी दो मेथड जो है वो नेक्स्ट में मैं कवर करूंगा।
तो क्या है इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर और क्या है इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर? तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग क्लास की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करता हूँ, s1 कर देता हूँ एंड इक्वल्स कर देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ सपोज हेलो। यहाँ कर दिया टर्मिनेट और यहाँ पे फिर से मैं कर रहा हूँ स्ट्रिंग s2 एंड इक्वल्स कर देता हूँ, फिर न्यू कर देता हूँ और लिख देता हूँ स्ट्रिंग। तो आपके ब्रेन में आना चाहिए कौन कहाँ कैसे क्रिएट हुआ है, वो सब सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे इक्वल्स ऑपरेटर मतलब नॉर्मली इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर जो है वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए यूज होता है, मतलब दोनों को सेम एड्रेस मिला है क्या वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिस आउट कर रहा हूँ एंड s1 इक्वल्स टू s2, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा मुझे वो फॉल्स मिलेगा, बिकॉज इसको डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिली है और इसको डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिली है, तो दोनों को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिलने की वजह से यहाँ पे रेफरेंस कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ पे आंसर मुझे जो है वो फॉल्स मिलेगा। बट अगर यहाँ पे डेटा तो सेम है, यहाँ पे भी हेलो है और यहाँ पे भी हेलो है, और मुझे अगर कंटेंट कंपैरिजन करना है, कंटेंट कंपैरिजन मतलब डेटा कंपैरिजन, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इक्वल्स मेथड यूज कर सकते हो। तो याद रखिए स्ट्रिंग के अंदर की जो इक्वल्स मेथड है वो कंटेंट कंपैरिजन के लिए होता है, मतलब उसके अंदर के डेटा को वो एक्चुअल में कंपेयर करती है। ओके, नेक्स्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड? तो इक्वल्स मेथड यहाँ पे कोई कंटेंट कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होती, वो एक्चुअली यूज होती है रेफरेंस कंपैरिजन। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं टेस्ट सपोज मैं टेस्ट क्लास का न्यू करके टेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे रेफरेंस एंड टेस्ट का टी, सपोज T2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने कट करके इसके सामने लिख दिया और मैंने टर्मिनेट कर दिया। हम्म, अब यहाँ पे टेस्ट 2 के अंदर देखा जाए तो टी ही है, मतलब दोनों के अंदर सेम एड्रेस है, मतलब T2 भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और टी भी सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो चलो पेस्ट करके देखते हैं इक्वल्स ऑपरेटर लगा के, मतलब इक्वल्स मेथड को यूज करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी डॉट इक्वल्स एंड T2। तो यहाँ पे मुझे रेफरेंस कंपैरिजन में सेम दिखाना चाहिए, मतलब ट्रू ही दिखाना चाहिए, एंड यू कैन सी दिस इज आल्सो ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू। ये तो प्रीवियस वाला था ऊपर वाला ट्रू, एंड ये जो है ये अभी है, बिकॉज T2 के अंदर भी वही एड्रेस है जो T के अंदर है, क्योंकि मैंने क्या किया इनडायरेक्टली T में डाला और T का रेफरेंस इसमें डाल दिया। बट अगर मैं क्या कर दूं, न्यू कर दूं, तो यहाँ पे न्यू मेमोरी मिलेगी उसको T2 को भी, और T2 को अगर न्यू मेमोरी मिल रही है तो इक्वल्स ऑपरेटर सॉरी इक्वल्स मेथड ऑपरेटर निकल रहा है बार बार, इक्वल्स मेथड जो है वो उसको फॉल्स देगा, एंड यू कैन सी फॉल्स, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर की जो इक्वल्स मेथड है ये रेफरेंस कंपैरिजन मतलब एड्रेस कंपैरिजन करती है कि उन दोनों को जो मिला हुआ एड्रेस है वो सेम है या डिफरेंट है। बट हालांकि स्ट्रिंग क्लास के अंदर की जो इक्वल्स मेथड है वो वैसा काम नहीं करती, वो कंटेंट कंपैरिजन करती है, डेटा को कंपेयर करती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो इक्वल्स मेथड है ये कौन से क्लास के अंदर की है, देखो स्ट्रिंग क्लास के अंदर की है, तो ये इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर की है, दैट इज देखो क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग द दिस कंपेयर्स दिस स्ट्रिंग टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर का जो स्ट्रिंग है उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेगा, मतलब किसी अदर इसके साथ। नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये देखो ये किस क्लास के अंदर की है, ये है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर की, तो याद रखिए दोनों के अंदर इक्वल्स मेथड है, डोंट बी कंफ्यूज। एक जो है वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए यूज होती है और दूसरी जो है वो कंटेंट कंपैरिजन के लिए यूज होती है। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर की जो है वो कंटेंट या फिर डेटा कंपैरिजन आप बोल सकते हो, टेक्निकल वर्ड कंटेंट कंपैरिजन। सेकेंड वन इज जो ऑब्जेक्ट क्लास की जो इक्वल्स मेथड है वो यूज होती है आपके रेफरेंस कंपैरिजन मतलब एड्रेस को कंपेयर करने के लिए, टेक्निकल वर्ड रेफरेंस। अच्छा अब एक देख ही लिए है, तो सेकंड वाली भी एक मेथड को देख ही लेते हैं। जो सेकंड मेथड इज नथिंग बट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन इज नथिंग बट अ फाइनलाइज, ठीक है। बाकी जो दो है वो नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करूंगा, क्लोन एंड टोस्ट्रिंग। उसके बाद जो मेथड है फाइनलाइज, फाइनलाइज के ऊपर डायरेक्टली इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, इसको लिख के तो नहीं बताया जाता, बट या देर इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज? तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल फाइनली। अब फाइनली अभी तक होने का है, आई नो दैट फाइनली अभी तक आपने देखा नहीं है, बट आपने दो वर्ड्स देखे हैं इससे पहले,
फाइनल भी देखा है और फाइनलाइज़ भी देखा है। जैसे मैंने फाइनल बोला आपके दिमाग में घूमना चालू हो गया होगा। सर फाइनल वेरिएबल के सामने लगाया तो कांस्टेंट हो जाता है। यस, वही वाला फाइनल है ये। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज़? सबसे पहले तो फाइनल एक कीवर्ड है। फाइनली इज़ अ ब्लॉक एंड फाइनलाइज़ इट इज़ अ मेथड। अभी जो हम पढ़ रहे थे फाइनलाइज़ इट इज़ अ मेथड। यू कैन सी देयर इज़ अ राउंड ब्रेसेस एंड दिस इज़ अ मेथड। तो याद रखना ये 3 पहले तो मेन डिफरेंस है। ये एक कीवर्ड है, फाइनल एक कीवर्ड है, फाइनली एक ब्लॉक है। जैसे ट्राई, क्लैच, कैच एक ब्लॉक है, वैसे फाइनली भी एक ब्लॉक है। जिनको ब्लॉक क्या होता है ये नहीं पता उन लोगों के लिए यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस अगर मैं क्रिएट करता हूँ इस चीज को ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं इनको ब्लॉक बोला जाता है ब्लॉक। मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं स्पेल लिख रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक। अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी लिख देता हूँ तो ये उस वो जो ब्लॉक है उसको इस तरीके से बोला जाता है। अगर मैं स्टैटिक लिख दूँ तो ये स्टैटिक ब्लॉक कहलाएगा। अगर मैं स्टैटिक ना लिखूँ तो नॉर्मली ब्लॉक कहलाएगा। स्टैटिक लिख दिया तो स्टैटिक ब्लॉक। अगर मैं इसके ऊपर लिख दूँ फाइनली तो ये फाइनली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है? तो याद रखिए दिस इज़ अ फाइनली ब्लॉक। अबे! ठीक है? तो याद रखना है जिस जो भी चीज़ लगेंगी वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं ट्राई लिख दूँ तो ये ट्राई ब्लॉक हो जाएगा। तो याद रखना है जो चीज़ लगाते हैं उसका नाम लग जाता है। तो इस चीज़ को ब्लॉक बोला जाता है। तो याद रखना है आपको फाइनल इट इज़ अ कीवर्ड, फाइनली इट इज़ अ ब्लॉक एंड फाइनलाइज़ इट इज़ अ मेथड। नेक्स्ट यूज़ बताना है। पहले तो बताना है वो क्या है, उसके बाद बताना है कि उनका यूज़ क्या है। फाइनली इट इज़ अ यूज़ टू क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट ऑन द यूज़र। यूज़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए हम फाइनल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। किसके सामने कर सकते हैं? वेरिएबल के सामने कर सकते हैं, मेथड के सामने कर सकते हैं और क्लास के सामने। वेरिएबल के सामने लगाया तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। मेथड के सामने लगाया तो कभी ओवरराइड नहीं होंगी और क्लास के सामने लगाया तो कभी चाइल्ड क्लास नहीं बन पाएगा, मतलब उसका कोई भी चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हो। सील्ड क्लास कहलाएंगे। फाइनली इट इज अ ब्लॉक दैट इट इज यूज्ड टू कहते हैं इंपॉर्टेंट कोड के लिए हम फाइनली मेथड को यूज करते हैं। लास्ट वन इज कॉल्ड एज फाइनलाइज। फाइनलाइज एक मेथड है जिसका यूज किया जाता है गार्बेज कलेक्शन के लिए। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उसके पहले गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट करता है फाइनलाइज मेथड को टू दी क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार रीड करके भी दिखा देता हूँ। फाइनली इट इज अ कीवर्ड, फाइनली इट इज अ ब्लॉक, फाइनली इट इज अ मेथड। दो ही पॉइंट है, याद रख लेना है। Finally, it is used to apply the restriction on the classes, method, and variable. Final class cannot be inherit. Final method cannot be override. Final variable cannot be changed. बहुत short में लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। Finally, it is used to place the important code. It will be executed whether the exception is handled or not. हैंडल हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो एग्जीक्यूट होता है। ये चीज हम देखेंगे, डोंट वरी, इसके लिए डरो मत, फिर से हम देखेंगे इस चीज को। Last one is called as finalize. Finalize, what is finalize? Finalize, it is a method to perform the cleaning operation process just before the object being garbage collected and it is invoked by the garbage collector. ये भी याद रखना है, इसको कौन इन्वोक करता है? गार्बेज कलेक्टर करता है, जीसी इसको इन्वोक करता है। आप चाहो तो आप मैन्युअली भी इस चीज को इन्वोक कर सकते हो। कैसे इन्वोक करोगे? system.gc, अगर आप system.gc करते हो तो इन